पुलिस ने गिरफ्तार किया। छापेमारी में पुलिस को ढाबे से 2 गोली बरामद मिली। वहीं इसी मामले में ढाबे मालिक को जेल भेजा गया। इसको लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई गई है, जिसका मगध मेडिकल थाना दर्ज किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छापेमारी के दौरान 2 गोली बताया जा रहा है कि बरामद हो रही है। पीड़ित की तहरीर पर ये छापेमारी की गई थी। पुलिस ने बिहारी ढाबे पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 2 गोलियां बरामद हुई है। उसी आधार पर ढाबे मालिक की गिरफ्तारी की गई है। देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, पीड़ित अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। पुलिस के सामने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिनकी शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने बिहारी ढाबे पर छापेमारी की। छापेमारी में 2 गोलियां बरामद हुई है। उसी के आधार पर ढाबे मालिक की गिरफ्तारी हुई है। आगे की छानबीन में पुलिस जुट चुकी है। लोगों को पता होगा कि दिनांक 19 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे काजी चक स्थित बिहारी रेस्टोरेंट से अनीश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। छापेमारी दल का यह आरोप था कि अनीश कुमार के कमर के बाएं हिस्से में एक पिस्टल और उसके पॉकेट से 2 गोली की बरामदगी हुई, जबकि अनीश कुमार की निशानदेही पर रेस्टोरेंट के अंदर ड्रावर से, एक टेबल के ड्रावर से 1 कट्टा और 4 गोलियों की बरामदगी हुई। अनीश कुमार के कमर में जो पिस्टल था वो लोडेड पिस्टल था, ऐसा छापामारी दल का बयान है। उसके आधार पर 19 तारीख की रात को अनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 20 तारीख को उसे चालान करके जेल भेज दिया गया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खगड़िया उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का खगड़िया आगमन हुआ है, जहां उनकी अध्यक्षता में समाहरणालय में सभा कक्ष में खगड़िया जिले में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की गई। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिले के हर समस्या के साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में बाढ़ की वर्तमान स्थिति के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। समीक्षा के दौरान हमने देखा कि खगड़िया जिला में अच्छा अवेयरनेस है, अच्छा काम हो रहा है। और जो हमें बिहार से इस बार संतुष्टि मिला है कि हमारे बाढ़ में हमारे जनता को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। जो तकलीफ है उसे हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी हमारे विभाग और सभी अधिकारी हमारे अलर्ट हैं। और सरकार ने पहले ही मंशा जताई थी और 6 महीना पहले से हम लोग जनवरी से ही काम कर रहे थे कि हमारे यहाँ किसी तरह की बाढ़ में जनता को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये तो आपदा है, आपदा में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए हमारे सभी, चाहे जल संसाधन हो, चाहे आरसीडी हो, चाहे जो भी विभाग है, हर विभाग अलर्ट होकर खड़ा है। और इसके बाद अगली खबर बेगूसराय से है, जहां नागदा वार्ड नंबर 10 में जदयू के कार्यकर्ता ने एक बैठक की। वहीं के न्यूज के संवाददाता संजय कुमार के पूछे गए सवाल पर जदयू नेता भूमिपाल राय ने कहा कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा का बेगूसराय दिनकर की धरती पर आगमन होने जा रहा है। उसी की एक रूपरेखा इस बैठक में तैयार की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो भी योजनाएं चला रही है वो सभी लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, उसी का निरीक्षण करने के लिए तथा बाढ़ पीड़ितों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुआवजा सरकार के द्वारा दिया गया है, उसका भी जायजा लिया जाएगा। पंचायत भवन में एक बैठक की गई है। बैठक करने का क्या मकसद है? आगे चूंकि पंचायत चुनाव भी है, किस वजह से बैठक हुई है, आइए हमारे साथ जो है भूमिपाल राय जी है, उनसे जानते हैं कि आखिर बैठक किस लिए की गई है। और चूंकि 8 तारीख को आपका उपेंद्र कुशवाहा भी आ रहे हैं, उसको लेके इनका क्या कहना जी? जन सरोकार और इसके नेता का सीधे जनता से सरोकार होता है। आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जनता दरबार करते हैं और उसका मकसद होता है कि जनता से सीधा जुड़ना। और उनके नीचे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नीचे भी हैं और जो निचले पदार्थ पर भी हमारा जो वर्कर है पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, वो भी जनता से जुड़ता है। और इसीलिए हमारे नेता हमेशा भ्रमण पर रहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों
चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या हम लोग के पार्टी के अभी जो मंत्री हैं आरसीपी सर जी हैं, वो भी देखते होंगे कि आपको हमेशा भ्रमण पर रहते हैं, जनता से कार्यकर्ता से मिलते रहते हैं। तो हमारे नेता का ये हमेशा काम रहा है कि जनता के बीच रहना, जनता की समस्याओं को सुनना। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको मान सम्मान और स्वागत प्राप्त करें, इन्हीं की तैयारी के लिए यहाँ बैठक बुलाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से गांव समाज में छोटी छोटी परेशानी है, जिसको कि जो भी नेता के कार्यकर्ता है उनको ही देखना होता है, क्योंकि उनके थ्रू उनको मैसेज जाता है कि हाँ ये समस्या, यहाँ पर ये समस्या है, उस पर क्या कहेंगे? समस्या गाँव भी छोटी छोटी होती है, जो छोटा जो लोकल लेवल पर जो राजनीति करते हैं, जैसे हम लोग हैं और लोकल लोग हैं, अगर उन तक समस्या पहुँचे, जैसे हम लोग समस्या अगर आए तो हम लोग देखेंगे, जाकर उनका परेशानी और समस्या को दूर करेंगे। और इसके बाद अगली खबर की बात करेंगे। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग व विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार द्वारा समाहरणालय में परिसर में टीसीपी भवन सुपौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद की परिसंपत्तियों के संवर्धन और संरक्षण हेतु सर्वे चल रहा है, जिस बाबत कोशी कमिश्नरी के तीनों जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सहित संबंधित भाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई, जिस बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जानकारी मिली है कि कोशी कमिश्नरियों में लगभग 1000 एकड़ जमीन धार्मिक न्यास परिषद की चिन्हित हुई है। उसी परिसंपत्तियों को जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को कहा गया कि जहां मंत्री ने तीनों जिलाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि छोटी सी सूचना पर जिलाधिकारी ने धार्मिक न्यास परिषद में जो मठ मंदिरों की परिसंपत्ति है उसको लेकर चिन्हित किया है। सुपौल प्रमंडल की ऐतिहासिक धरती पर मधेपुरा के, सुपौल के और सहरसा के तीनों जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक और हमारे विधि विभाग के अवर सचिव और न्यास बोर्ड के सदस्य और सभी अनुमंडल अधिकारी, LRDC और सहरसा सुपौल के अंचल अधिकारी, इन सब लोगों के साथ जो धार्मिक न्यास बोर्ड की जो परिसंपत्ति है, मठ मंदिर की जो संपत्ति है, इस संपत्ति को संरक्षण संवर्धन करने हेतु जो सर्वे चल रहा है, तो सर्वे में हर लोग अपना अपना तो सर्वे करा लेगा, लेकिन ठाकुर जी की चिंता कौन करेगा। तो हम धन्यवाद देंगे जिला प्रशासन को कि एक छोटे सूचना पर ये सुपौल की परिसंपत्ति है, ये सहरसा की परिसंपत्ति है और ये आपको मधेपुरा की परिसंपत्ति है। तो ये 3 जिला का हजारों एकड़ भूमि लगभग आज हमारे कलेक्टर के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा दी गई है और 1 महीना का समय दिया गया है। चेरो थाना इलाके में बीती रात लाइन होटल पर एक व्यक्ति की हत्या करने पहुंची 3 बदमाश में से 2 बदमाश को लोगों ने पकड़ा और पिलर में बांधकर जमकर पिटाई की। पुलिस के हवाले किया। बदमाश के पास से एक लोडेड कट्टा कारतूस बरामद हुआ है, जबकि तीसरा बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। घटना का पूरा वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी कृष्णा लाइन होटल पर लोहा सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने के लिए पहुंचे थे। तभी होटल पर बैठे लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़कर 2 बदमाशों को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही चेरो थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि पिलर में बांधकर पिटाई के मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोनों गोली पकड़ा। देश में गौमाता को राष्ट्रीय पशु की मान्यता देने के लिए इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय का उज्जैन के साधु संतों ने स्वागत किया है। उन्होंने गौमाता की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोदी और शिवराज सरकार के कठोर निर्णय लेने की अपील के साथ ही साथ गाय को राष्ट्रीय पशु की मान्यता देने का अनुरोध भी किया है। साथ ही महामंडलेश्वर आचार्य शेखर व चारधाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने इस फैसले का स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का भी इस निर्णय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उज्जैन के संतों ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी आग्रह किया है कि इस ओर पहल की शुरुआत की जाए।
तो उज्जैन की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गौवंश की रक्षा के लिए एक और जहां कोर्ट का फैसला आया, ऐसे में साधु संतों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लगातार लंबे समय से दिखते आ रहे हैं कि गौ तस्करी को लेकर, साथ ही साथ गौवंशों को हानि पहुंचाने को लेकर कई मामले सामने आते रहते हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी कड़े नियमों का पालन लगातार किया जाता है। उसको लेकर अब हाईकोर्ट ने भी मान्यता दी है। जय महाकाल। भारतवर्ष की न्यायपालिका ने अगर ये स्वीकार किया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भारत के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है। और प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के और योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और सभी ने यहाँ पर गौ सेवा की है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ आकर गौ सेवा की है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो सबसे पहले तो गौ माता की सेवा ही प्रमुख है। गाय के लिए पहले भी महात्माओं ने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं। कई महात्मा उसमें मारे भी गए हैं, जेल भी गए हैं। करपात्री जी महाराज जैसे लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। कई शंकराचार्य जेल गए हैं। और साधु संतों की शुरू से मंशा रही है कि गाय की रक्षा हो। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 बना। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। कोरोना कालखंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव और ओडीओपी योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो सका। पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई हैं, वो अद्भुत है। यूपी सरकार की साफ नियत और सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार के इरादे ने काम अनेक। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। डिंडोरी जिले के बजाग विकास खंड के ग्राम पंचायत किकरा तालाब में ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत के ठेकेदार और सरपंच सचिव की मिलीभगत के उपयंत्री के शामिल होने के कारण सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन किए जाने का आरोप ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने लगाया। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे ग्रेवल रोड निर्माण कार्य में जिम्मेदारों द्वारा लापरवाही की गई, वहीं उपयंत्री द्वारा सही जाँच न किए जाने के कारण सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन हुआ। जहां जिम्मेदारों ने मुरम की जगह मिट्टी का उपयोग कर सड़क का निर्माण कार्य कराया, जिसके कारण बारिश के दिनों में यह सड़क कीचड़ से भर जाती है।
बात करेंगे अगली खबर की। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई, जहां प्रवेश के साथ ही विपक्षी पार्षदों को पुलिस बल के द्वारा सत्ता पक्ष ने रोकने का प्रयास किया। सभी भाजपा दल के पार्षद नेता प्रतिपक्ष हितानंद की अगुवाई में हाथ में तख्ती लेकर काला पट्टा बांधकर विरोध में नारे लगाते हुए सदन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा हर बार की तरह इस बार भी पुलिस को सामने कर दिया गया। पुलिस दबाव के कारण भाजपा पार्षद दल अपने हाथ की तख्ती के फ्लैक्स को निकालकर लहराते हुए सदन में प्रवेश करे। लगभग आधे घंटे विलंब से सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई। पहले एजेंडे में पार्षदों के प्रश्नों का जवाब एमआईसी के सदस्यों को देना था। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने बढ़े हुए यूजर चार्ज व 24 घंटे जल उपलब्ध हो इससे संबंधित प्रश्न पूछा। एजेंडा क्रमांक 2 में संपत्ति कर 21-22 वर्ष के लिए सामने रखने का प्रस्ताव भी सामने आया। द्वारा लाया गया था, उसमें एजेंडे में था कि संपत्ति कर को पूर्ववत रखा जाए। पूर्ववत हम लोगों ने कहा कि पूर्ववत रखने के बजाय उसे माफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये 1.5 वर्ष का कार्यकाल और कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। इस कारण संपत्ति कर माफ़ होना चाहिए। जब केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा विभिन्न हितकारी योजनाएं इस कोरोना काल के लिए लोगों को राहत देने के लिए चलाई गई है, तो पूर्वा नगर निगम की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। इसके विपरीत संपत्ति कर को यूज़र चार्ज को जोड़कर और बढ़ा दिया गया है, तो इस प्रकार का छलावा सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। उसमें दूसरा एजेंडा था कि डंपिंग यार्ड के और ठोस अवशिष्ट को डिस्पोज करने का, जिसका भी हम लोगों ने विरोध किया। एकल निविदा पे और 0.3% बिलों पे काम दे दिया गया। जो ठेकेदार है वह नगर निगम के सत्ता में आसीन लोगों से संबंधित है। सरगुजा जिले में पीएम आवास योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और यही कारण है कि सरगुजा में पीएम आवास योजना दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरगुजा जिले में कई ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास का लाभ तो नहीं मिला, लेकिन उनके हक की राशि सरपंच, सचिव सहित जिम्मेदार अधिकारी डकार चुके हैं। जिम्मेदारों के इस कारनामे की वजह से हितग्राही कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। हम्म, 2017-18 में क्या हुआ? तो पिताजी ने दिए थे पैसा 2 किस्त 80,000 रुपये को। तो मतलब कहना चाहिए 80,000 में ये सब लाए सामान सब, उसके बाद में इसको सब काम जारी की कहना चाहिए। नहीं, ये आपके द्वारा ये बताया गया था कि ऐसे वहाँ पे इशू आया, तो उसके बाद हमने जनपद सीईओ को वहाँ पे निर्देशित किए कि जो भी ऐसे आवास है जिसमें पैसे निकाले गए हैं, जो आपने शिकायत की है, परंतु वहाँ पे मकान पूरा बना नहीं है, तो उसमें जनपद सीईओ पूरा जांच कर रहे हैं। वो संभवतः 1 हफ्ते के अंदर वो अपना जांच प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करेंगे। अगर इनके कुछ अनुचित हुआ तो उसमें संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कांकेर जिला मुख्यालय में सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर अपनी कलम बंद करके कलेक्टर परिसर में स्थित पंडाल लगाकर सैकड़ों की संख्या में अधिकारी कर्मचारियों को लामबंद करते हुए नजर आए। वहीं विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि केंद्र के समान राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जाए। महंगाई भत्ता समेत अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी। सरकारी कार्यालय में बंद होने से आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17 से 28% किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2019 से मात्र 12% महंगाई भत्ता ही मिल रहा है। यह हमारे जो है 5वें चरण का आंदोलन है। हमने 14 सूत्री मांगों को लेकर के विभिन्न माध्यमों से भोजनावकाश में हो, हमने कार्य बिना बाधित किए सरकार को अपना ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन या तो हम अपने कार्यक्रम में सफल नहीं हुए या सरकार यह देखना नहीं चाहती थी या सुनना नहीं चाहती थी। आज हमें मजबूर होकर के 5वें चरण के आंदोलन में पूरे प्रदेश में विकासखंड, पूरे 150 विकासखंडों में आज हमारे कर्मचारी अधिकारी 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर के अपनी मांगों के 14 सूत्री मांगों के साथ साथ 28% डीए के लिए आज हम आंदोलनरत हैं। और मैं फेडरेशन के बैनर तले, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले हम अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हमारे महंगाई जब हमारी कम नहीं हो रही है,
खाते हम भी वही हैं, केंद्र के लोग भी वही दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, हम भी वही खाते हैं, लेकिन उनको महंगाई भत्ता इतना बेपनाह मिल रहा है 26%, और हम मांगते मांगते 5 बार हो गया, लेकिन सरकार के लिए हमेशा हम तुच्छता के पात्र रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबको घर तक हमने पहुंचाया है, एक एक जन सामान्य तक हमने पहुंचाया है, गांव में गरीबों तक हमने पहुंचाया है, और मेडल मिला है भूपेश सरकार को। तो सरकार को ये नज़रअंदाज न करे, सारी योजनाएं सरकारी कर्मचारी पूरे करते हैं, मेडल लेकर भूपेश सरकार आती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि उनको देना होगा, जब तक वो नहीं देंगे हम लड़ते रहेंगे, उनको देना है। और इसके बाद बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राजधानी के बूढ़ा तालाब में काम बंद कर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने को लेकर राजधानी में धरना जारी किया गया है। राजधानी के एरावती भवन सहित सरकारी कार्यालय में धरने के चलते प्रभाव नजर आया। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सरकारी कार्यालय तो खुले, लेकिन अधिकारियों की मौजूदगी नहीं दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के धरने का हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने जायजा भी लिया। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के साथियों को से तकलीफ है। निश्चित रूप से नाम बहुत कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। और राज्य सरकार होश में आओ, और राज्य सरकार होश में आओ, और हम अपना अधिकार मांगते, और हम अपना अधिकार मांगते। के लिए खेद है, साथी GS यादव जी आगे बोलेंगे। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के साथियों को से तकलीफ है। निश्चित रूप से नाम बहुत कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। और राज्य सरकार होश में आओ, और राज्य सरकार होश में आओ, और हम अपना अधिकार मांगते। आज कोई भी सरकारी अवकाश नहीं है, लेकिन आप सरकारी कार्यालयों में पहुंचेंगे तो आपको अवकाश जैसा माहौल दिखेगा। वजह है कर्मचारियों की प्रदर्शन करना। ये बात करते हैं कितनी सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कितने सूत्री मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रमुख मांग महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन 2 साल से नहीं मिला है। तो महंगाई भत्ता, उसके अलावा 14 सूत्री मांग, जिसमें प्रदेश के लिपिकों और महिला पर्यवेक्षकों का वेतन भी संगति है, अनुकंपा नियुक्ति है। ये जो नई नियुक्ति हो रही है उसमें ये स्टाइपेंड का नया सिस्टम ला करके 70%, 80%, 90% वेतन दे रहे हैं। 3 साल की नौकरी जा रही है, मंत्रालय में रातों रात प्रमोशन होता है। मेरा कर्मचारी तृतीय चतुर्थ वर्ग का पदोन्नति नहीं पाता। इन सब 14 सूत्री मांगों के लिए सबसे बड़ा मांग 2004 के बाद प्रदेश में जितने सरकारी नौकरी लगे हैं किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है। 4.5 लाख कर्मचारी अधिकारी आज अपने प्रमुख मांग महंगाई भत्ता को लेकर आंदोलनरत है। हम लोग इसके पहले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, परंतु सरकार ने हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया और आज हमें मजबूरी बस, और सभी कर्मचारी एकदम आक्रोशित है, क्योंकि महंगाई भत्ता हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और सरकार आज अपन कुंभकर्णी निंद्रा से नहीं जागी तो हमारा आंदोलन के 5वां चरण है जिसमें हम सामूहिक अवकाश ले हैं। अब अगला चरण में हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाबो, और अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाए साथ साथ आमरण अनशन आत्मदाह तक भी हमन कर्मचारी मन कर सकते हैं। बड़ी संख्या में आज प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, जिनकी खास तौर पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग है। कैमरा पर्सन हितेश के साथ रोहित मिश्रा, के न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसके बाद अगली खबर की बात करेंगे। करतला विकासखंड क्षेत्र के केथारी हायर सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। कोरबा कलेक्टर रानू साहू और प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया। कोरबा कलेक्टर ने कहा कि शिविर में चिन्हांकित गंभीर मरीजों का इलाज अच्छी व्यवस्था मिल रही है। स्कूल के अंदर आ जाएं, आ जाएं। हमने हर ब्लॉक में हर महीने एक बार किया है, और इसके तहत आज सारे और जिले के संबंधित के जो डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा IME के डॉक्टर्स, अपोलो के डॉक्टर्स, रायपुर के विभिन्न हॉस्पिटल के डॉक्टर्स
अपनी जिम्मेदारी है। और अभी तक जो है 1600 से भी अधिक पेशेंट जो है उनके रजिस्ट्रेशन होकर डॉक्टर्स ने उनको चेक कर लिया है और संभावना है कि 2500 से भी अधिक जो पेशेंट्स हैं इनसे लाभान्वित होंगे। आशीष भगवान है, डॉक्टर साहू हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव हैं। लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे मंच के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया मास्क पहनकर ही अपने पंजीयन छूट कर जाएं और अगर स्कूल के अंदर आ जाएं। पूर्वा की अब तस्वीरें देख पा रहे हैं। कलेक्टर ने स्वास्थ्य शिविर का जायजा लिया है। हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जहां पर तमाम लोगों की देखरेख को लेकर, उसके साथ ही साथ हेल्थ चेकअप को लेकर कार्यक्रम चलाया गया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य शिविर का जायजा लिया। अलग अलग जगहों से भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए। भारी संख्या में आप यहाँ पर भीड़ देख पा रहे हैं। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दी गई तथा मास्क पहनने को लेकर लगातार समझाइश भी दी गई। तो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के साथ ही साथ दिव्यांगों के लिए निःशुल्क उपकरण वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया था। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र पहले दिन विधायकों ने धरना प्रदर्शन कर शुरू किया। वहीं विधानसभा परिसर में पूर्व सरकार के मंत्री दिनेश लाल सारंगी ने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर धरने पर बैठे और विनोद सिंह रोजगार के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे। वहीं भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि इस विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद है। सरकार को रोजगार का मुद्दा हो या नियोजन का मुद्दा, किसान का मुद्दा हो या सभी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। मौजूदा सरकार राज चलाने में पूरी तरह से विफल रही है। चलिए, हो गया। तो बैठक में हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति पर पूरी तरह से चर्चा की जा रही है। रांची में ये बैठक आयोजित की गई। भाजपा कार्यालय में विधायकों की बैठक आयोजित हुई जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर, महंगाई का मुद्दा हो या राज्य से जुड़े अन्य मुद्दे, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में विपक्ष के नेता साथ बैठकर चर्चा करते हुए भाजपा कार्यालय में विधायकों की बैठक आयोजित कर इस संबंध में चर्चा की गई। खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं।
हमारे टीचर से जितना अपन पढ़ रहे हो हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद टोक्यो पैरालंपिक से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुहास एल यथिराज ने सोतियावन फ्रेडी को हराया। बैडमिंटन के पुरुष एकल SL4 में फ्रेडी को हराया। अब टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे सुहास। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे सुहास। टोक्यो पैरालंपिक से बड़ी खबर, सुहास एल यथिराज ने सोतियावन फ्रेडी को हराया। बैडमिंटन के पुरुष एकल में SL4 में फ्रेडी को हराया। नोएडा गौतम बुद्ध नगर के DM यथिराज लगातार स्वर्ण पदक की ओर आगे बढ़ते हुए टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे सुहास। सुहास एल यथिराज ने सोतियावन फ्रेडी को हराया। बेहद ही शानदार मुकाबले में बैडमिंटन की पुरुष एकल SL4 में फ्रेडी को हराया। और इस जीत के बाद कहीं ना कहीं शानदार तरीके से टोक्यो पैरालंपिक में अब स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे सुहास यतिराज। टोक्यो पैरालंपिक से कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी खबर है। बैडमिंटन के पुरुष एकल में SL4 में फ्रेडी को हराकर स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे अब सुहास एल यतिराज। नोएडा गौतम बुद्ध नगर के DM हैं, बेहतरीन प्रदर्शन। और इसी खबर पर हमारे खेल संवाददाता विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विशाल, सुहास एल यथिराज लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ते हुए सोतियावन फ्रेडी को मैच में हराया है पुरुष एकल में, क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल प्रेरणा को सुहास एलवाई ये इंडियन टीम का पैरालंपिक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कप्तान कहे जा रहे हैं, लीड कर रहे थे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जब से ये इस टीम में इतनी ज्यादा जान फूंकी है सुहास एलवाई ने, चाहे इनकी टीम के कोई बैडमिंटन के प्लेयर्स रहे हो या और भी किसी गेम के प्लेयर्स रहे हो, वो लगातार इतने जोश में और लगातार मेडल जीतते, जो 13-14 मेडल हम लोग पास आते जा रहे हैं, वो दिखा रहा है कि भारत किस तरीके से खेलों में आगे बढ़ता जा रहा है। और सुहास एलवाई एक कदम दूर है मात्र गोल्ड मेडल जीतने से, जो मुझे लगता है जल्द ही भारतीय बैडमिंटन की टीम फिर से इतिहास रचेगी और सुहास एलवाई के रूप में एक और गोल्ड मेडल आएगा। जी बिल्कुल, तो प्रदर्शन की यदि बात करें तो इस मैच में किस तरह का प्रदर्शन रहा है, किस तरह से विपक्षी टीम के खिलाड़ी को हराया? आज बिल्कुल पूरी तरह से हावी नजर आए हैं सुहास एलवाई। जिस तरह से उन्हें कहा जा रहा था कि वो थोड़ा तेज रिएक्ट करते हैं, बहुत तेज उनके शूट हैं, तो उन सब चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा। और सामने के प्रतिद्वंदी जिनको हराया है वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। पहले 2 सेट में जो बराबरी का मुकाबला रहा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सुहास एलवाई ने पकड़ बनाई है और सारे सेट जीते, तो कहीं ना कहीं इतिहास रचने से बस एक कदम दूर अब बचे हैं और अगला मैच देखने वाला होगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अगले मैच में स्वर्ण की अब उम्मीद जताई जा रही है, किसके साथ होगा अगला मैच, क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक आपको मिली है?
उसके बाद ही सुहास एलवाई के दूसरे प्रतिनिधि का पता चल पाएगा। जी बिल्कुल विशाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन के साथ सुहास एलवाई आगे बढ़ते हुए बेहद शानदार गेम में आज पुरुष एकल में सोतियावन को हराया है, सोतियावन फ्रेडी को हराया है सुहास एल यतिराज ने, और इस शानदार जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच चुके हैं। तमाम खेल प्रेमियों को, तमाम प्रशंसकों को अब उम्मीद है कि सुहास एल यतिराज भारत के लिए स्वर्ण जीतने में कामयाब होंगे और इसी उम्मीद के साथ अगला मैच खेला जाएगा। तो टोक्यो पैरालंपिक्स से भारत के खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन। और इसी